जनता की अदालत एक निष्पक्ष मंच है जहां आम जनता, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से प्रतिभागियों, अतिथियों के अपने निजी विचार हैं। इन विचारों से आयोजकों, निर्माताओं, प्रायोजकों या जनता की अदालत टीम का कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल स्वस्थ संवाद और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या समूह को अपमानित करना। यदि किसी भी बयान या चर्चा से कोई असहमति हो तो उसे मात्र व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप में लिया जाए। जनता के सवाल और सच्चाई का इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। जनता की अदालत का सबसे बड़ा मुकदमा। जनता की अदालत, बेबाक सवालों के बेबाक जवाब, MS गौर के साथ। पावर्ड बाय श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मुजफ्फरनगर। आज जनता की अदालत में हमारे साथ है जनता के लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, और माननीय न्यायाधीश होंगे श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ। मेरठ में ड्रम वाला केस हुआ, फिर उसके बाद सर ये हुआ कि अपने पति को मार दिया सांप से डसवा कर। तो सर जैसे कि सरकार ने महिलाओं के लिए महिला आयोग दे रखा है, तो सर क्या पुरुषों के लिए भी कोई पुरुष आयोग होना चाहिए? 2022 का जो चुनाव हुआ था गठबंधन में हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और RLD का था, वो गठबंधन RLD और BJP का हो जाता है। क्या वैचारिक बदलाव था या राजनीतिक फैसला? आज भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है, आरोप है आप पर कि अनिल कुमार अवसरवादी राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव, मायावती जी, जयंत चौधरी, तीनों में अच्छे नेता कौन? इसमें मुझे बाहर कर दिया था। आज के अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, फुलकान साहब विधायक प्रदेश सरकार अनिल कुमार जी का, और मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे तत्व के जज श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ, जो हमारे के साथ स्वागत कीजिए। आज के मुकदमे के जज मैं स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं इजाजत चाहूंगा हमारे आज के जज श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर SC कुलश्रेष्ठ सर से। इजाजत मिल चुकी है। इससे पहले के सवालों की कटघरे बौछार हमारे आज के मंत्री, हमारे आज के अतिथि पर हो, उससे पहले नजर डालते हैं अनिल कुमार के राजनीतिक सफर पर। जनता की अदालत, नजर डालते हैं अनिल कुमार के राजनीतिक सफर पर। अनिल कुमार ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है उस संघर्ष की जो एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू होकर सत्ता के शिखर। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित यानी कैबिनेट मंत्री की कुर्सी तक पहुंची। सियासत की शुरुआत जमीन से की, लोगों के बीच रहकर काम किया, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और राजनीति के हर दांव पेंच को बारीकी से सीखा। लेकिन यह सफर यही नहीं रुका। 2007 में बसपा से पहली बार चरथावल से विधायक बने। 2012 में पुरकाजी की जनता ने दोबारा भरोसा जताया, बसपा के ही टिकट पर फिर विधायक बने। 2017 में भाजपा के सामने चुनाव लड़ा, कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार मिली। मगर जो हार मान जाए वो अनिल कुमार नहीं। 2022 में रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से फिर मैदान में उतरे और इस बार जनता ने उन्हें फिर से विजयी बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रालोद ने भाजपा से गठबंधन किया और उसी गठबंधन के साथ अनिल कुमार की किस्मत ने भी करवट ली। कभी जो एक सामान्य कार्यकर्ता थे, आज वही अनिल कुमार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जयंत चौधरी के विश्वास पात्र नेताओं में गिने जाने वाले अनिल कुमार का ये सफर साफ बताता है कि जो नीचे से सीखता है वो ऊपर पहुंचकर मिसाल बनता है।
आज जनता की अदालत के कटघरे में मौजूद हैं वो शख्स पोस्टरों पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार। ये अब आरोपों का सवालों की बौछार होगी, उससे पहले मैं एक नजर डाल देता हूँ। यहीं से मैंने अपना बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, यहीं से अपनी आवाज को बुलंद किया और इसी प्रांगण इस श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की धरती से जो चीज हम कभी नेशनल चैनल पर देखते थे आपकी अदालत, उसी तर्ज पर श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर एस सी कुलशेखर सर के मार्गदर्शन में इस शो की शुरुआत हुई। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं सर के लिए। और अब वक्त हो चला है उस घड़ी का, उन आरोपों का, उन सवाल का जो मन में काफी दिन से है। काफी सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं शुरुआत आपकी पढ़ाई से ही करूंगा। पढ़ाई आपकी कहाँ से शुरू हुई? मन में सवाल रहता है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गुरगाज से 3 बार विधायक बने हैं। मेरी जो शहजाद भाई, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा मंच दिया है और ये निश्चित रूप से ये मंच हम लोग जो है नेशनल टीवी पर देखा करते थे आपकी अदालत के रूप में और काफ़ी पॉपुलर शो था वो, लेकिन उसी से प्रेरणा लेके भी हम कह सकते हैं आज आपने और हमारे गुरुजी कुलश्रेष्ठ जी ने एक अच्छा कार्यक्रम जनता के लिए दिया। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ आपकी पूरी टीम को। दूसरा, आपने एक सवाल किया है मेरी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन के विषय में। मूलतः जनपद अपना सहारनपुर है, मेरी पैदाइश भी वही हुई, पढ़ाई लिखाई भी मेरी सहारनपुर में ही हुई है और राजनीतिक गलियारों में एक तरह से मुजफ्फरनगर क्षेत्र मैंने जरूर चुना है और यहाँ की जनता का प्यार इतना मिला है जिसको मैं तो भूल नहीं सकता, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं भूलना चाहिए। और लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं। तो चलिए राजनीति के गलियारों की शुरुआत करते हैं। आप साधारण सा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, एक भूमिका निभाते थे, अक्सर का पॉलिटिक्स में रहते थे, तो सादगी का जो सफर था उसी बहुत तेजी से तय किया आपने। अगर राजनीति की अगर बात करें, राजनीतिक गलियारों में 3 बार आप विधायक बने, ये क्या ये तेजी मेहनत की थी या फिर नतीजा किस्मत की मेहरबानी आप समझते? नहीं, देखो किस्मत अलग चीज है और मेहनत अलग चीज है। कर्म से जो पैदा होता है उसको हम किस्मत भी कह सकते हैं, भाग्य भी कह सकते हैं। लेकिन देखो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, मेरा परिवार कभी राजनीति में रहा। हमारे दादाजी एक किसान थे और उनके आगे 3 पुत्र थे, हमारे फादर, आगे हम 3 भाई। कभी राजनीति से हम लोगों का ज्यादा वास्ता न रहा, लेकिन एक लाइन निश्चित रूप से मुझे मिली थी और 2 शब्दों में अगर मैं एक बात कहूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है वफादारी। आप जहां जिसके साथ रहो, जिसके साथ आप जुड़ो, उसकी साथ में एक वफादारी निभाओ। अगर आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में वफा करोगे तो निश्चित रूप से वो आपके साथ वफा करेगा और उसी का परिणाम है कि आज अनिल कुमार वफादार। निश्चित रूप से वफादारी एक बड़ी चीज होती है किसी भी क्षेत्र में और उसी का परिणाम है कि आज हम आपके सामने हैं। बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। सीधा सा जवाब था कि वफादारी। 2007 में आप चरथावल से विधायकी लड़ते हैं, 2012 में आप पुरकाज से विधायकी लड़ते हैं, लेकिन जब 2017 आता है तो भाजपा की लहर है और उसमें आपको हार का सामना करना पड़ता है। उस हार का क्या कारण रहा, क्या लगता है? नहीं देखो, एक बात, ये तो एक खेल है, राजनीति में खेल है। जब आप किसी खेल में उतरोगे तो निश्चित रूप से हार का भी सामना करना पड़ेगा और आपको जीत का भी सामना करना पड़ेगा। उसी क्षेत्र की जनता ने, जब मैं पहली बार 2007 में चरथावल उस समय विधानसभा हुआ करती थी और पहली बार हम लोग बीएसपी से चुनाव लड़े, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े और फर्स्ट टाइम हम लोग वो चुनाव जीत गए। लोगों का प्यार मिला, अपार आशीर्वाद लोगों का प्राप्त हुआ, इसलिए फर्स्ट टाइम
में मुझे मौका मिल गया। दूसरी बार सत्ता में रहे उस समय 2007 से लेकर 12 तक बीएसपी की सरकार रही, उस समय मैं एमएलए था। और सत्ता में रहने के बाद भी उसके बाद दोबारा फिर उसी क्षेत्र की जनता, पुरकाजी विधानसभा नई सर्जित हो गई थी, दोबारा फिर मौका दिया। 10 साल लगातार मैंने क्षेत्र की लोगों की सेवा की है, सेवा भाव से ही मैं राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ। 17 का जब चुनाव हुआ, 17 का चुनाव भी मैंने बहुत मेहनत से लड़ा। मेरा कोई वोट बैंक उस समय कम नहीं हुआ, वोट बैंक उतना मिला, लेकिन निश्चित रूप से यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लहर सी आई, उसमें हम लोग उसमें धराशायी हुए। लेकिन एक बात है, मैं जीतता हूं तो भी हंसते हुए निकलता हूं, जब मैं चुनाव हारा था तो भी हंसते हुए आता। कभी किसी व्यक्ति को मैंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में चुनाव हार गया, किसी व्यक्ति को मैंने कोई ये बात नहीं कही कि भाई आपने मेरे लिए ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कभी किसी को उड़ाना नहीं। मेरे लिए जब वही क्षेत्र की जनता जब मुझे वो जिता भी सकते हैं तो उन्हीं को पूरा अधिकार प्राप्त है, वो हरा भी सकते हैं। तो ये जनता का निर्णय था, हमने स्वीकार किया उस समय। यानी कि उस हार के बाद भी लगातार जनता के बीच में आपने, हाँ, लगातार और बीच पर। अगर देखा जाए 3 बार विधायक, 1 बार हार का सामना, ये आपको असली नेता के रूप में स्थापित करता है या कैसे देखता है? देखो ऐसा 3-1 का ये कोड आपको क्या स्थापित करता है? राजनीति में जब आप किसी पद पे आओगे और सत्ता में रहोगे तो उसका अलग अलग अनुभव होता है। जब आप फिर दोबारा मौका मिलेगा पद पर रहने का और आप विपक्ष में होंगे, सत्ता आपके समक्ष होगी, उसका अनुभव अलग होता है। जब वही क्षेत्र की जनता आपको नकार देती है या मान लो हार का सामना आपको करना पड़ जाता है, उसका अनुभव अलग होता है। तो ये अलग अलग अनुभव है। सत्ता में रहे उसका अनुभव अलग था, फिर हम लोग विपक्ष में रहे, सपा की सरकार थी, उसका अनुभव अलग था। जब चुनाव हार गए तो उसका अनुभव अलग था। आज सत्ता में मंत्री हूं, उसका अनुभव अलग है। तो सारे अनुभवों को जनता का आशीर्वाद मान के स्वीकारना चाहिए। चलिए, ये स्वीकार किया, इसके इसी बीच हम जनता के बीच चलते हैं। जनता में से किसी का कोई सवाल हो तो अपना हाथ उठा सकता है, आपके पास माइक आ जाएगा। आपका किसी का भी कोई सवाल हो, जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं। अभी उधर से सवाल आ रहा है, एक बार उधर से सवाल ले लेते हैं। सर, आई सानिया शमशेर फ्रॉम BLLB 3rd ईयर। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो प्रगति है और प्रकृति है, सर ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सर, अगर हम प्रकृति की तरफ जाते हैं तो प्रगति का विनाश होता है, और सर अगर हम प्रकृति को चूज करते हैं तो प्रगति का विनाश होता है। सर, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन दोनों को मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि जो दिल्ली NCR है, उसके कुछ इलाकों में जो एयर पॉल्यूशन है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इन सब को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, और क्या क्या पहलू हैं जो हम लोग इनके मतलब आने वाले टाइम में इनसे डील कर सकते हैं, और क्या क्या कदम अभी तक उठाए जा चुके हैं? देखो, ये सच्चाई है, नेचर में आज के तारीख में पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है, और उसके लिए सरकार ठोस कदम उठा भी रही है। आजकल मान लो एयर में पॉल्यूशन कम हो, और उसके लिए अनेकों कदम उठा रही है सरकार। जैसे आप लोग देखते हो, व्हीकल्स भी आजकल जो है बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होना, डीजल के व्हीकल्स को कुछ कम करना, और पेट्रोल के व्हीकल को बढ़ाना। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एक अहम बात है। और निश्चित रूप से देखो, किसी भी चीज को उसमें आप प्रगति या स्पीड देने के लिए, अगर किसी क्षेत्र में आप स्पीड देना चाहते हो किसी चीज को, तो उसमें टेक्निक उसमें लगानी बहुत जरूरी है। तो आप किसी भी काम को अगर टेक्निकल रूप से, साइंटिफिक रूप से बढ़ाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। और ये वही है, सरकार जो है आज डिजिटल रूप से, टेक्निकल रूप से, साइंटिफिक रूप से हर चीज में आगे बढ़ रही है, और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, जिनकी जिम्मेदारी सरकार के लिए, सरकार की जिम्मेदारी स्कीम्स और योजनाएं बनाने की है, लेकिन उन पर चलना जिम्मेदारी एक आम आदमी की भी है। वो आम आदमी के बगैर वो योजनाएं पूरी नहीं होती। तो जिम्मेदारी बराबर है सरकार की और आम आदमी को, हम दोनों को निभाना चाहिए। एक सवाल आ रहा है एक और जनता के बीच से। शिक्षा के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो सरकारी स्कूल हैं उनके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको आधुनिक शिक्षा मिले बच्चों को, वे आगे बढ़े, तो उसके बारे में मेरा एक सवाल था।
शिक्षा के बारे सवाल डेवलपमेंट को लेकर कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन शिक्षा को लेकर के क्या सरकार है? देखो, आज ये अच्छी बात है कि एक आम आदमी वो एजुकेशन की तरफ इतना जागरूक है कि वो आज जो है सवाल कर रहा है। ये बड़ी बात है, मैं इसको बधाई देता हूँ। और एजुकेशन को लेकर अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो एक बड़े कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश सरकार एजुकेशन को लेकर चला रही है। क्योंकि जो मान लो देखो, समाज में हर तरह का व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति भी है, गरीब आदमी भी है, काम आदमी भी है। ज्यादा जो पीड़ा होती है वो गरीब आदमी को होती है, वो सवाल जवाब करता है। संपन्न व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शंस है एजुकेशन पाने के, और निश्चित रूप से गरीब और आम आदमी के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजना एजुकेशन को लेकर ली है। और जो हमारे प्राइमरी स्कूल है वो अच्छे स्कूल साबित हो, उसके लिए अनेकों कार्यक्रम जारी किए हैं। और शिक्षा में, एजुकेशन में, प्राइमरी जो एजुकेशन है जो बच्चों को दी जाती है, उसमें कैसे हम लोग बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें भी अनेकों कार्यक्रम सरकार ने जारी किए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो लेबर क्लास से आते हैं, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय शुरुआत की है, जिनमें निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जाती है 6 से लेकर 12 तक। लेकिन बहरहाल उनमें रजिस्ट्रेशन जो है लेबर में, और लेबर में रजिस्ट्रेशन हमारे बहुत बच्चों का है। तो अनेकों कदम जो है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य बच्चों को मिले, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास है। चलिए, जनता के बीच से सवाल थे। अब अगला सवाल मेरा आपसे है। 2012 में 22 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव गठबंधन में हुआ था, समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन साथ था। लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ था गठबंधन में हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और आरएलडी का था, वो गठबंधन आरएलडी और बीजेपी का हो जाता है। क्या वैचारिक बदलाव था या राजनीतिक फैसला? नहीं, देखो, गठबंधन करना ना करना, किस प्लेटफॉर्म पे लड़ना है, गठबंधन से लड़ना, अकेले लड़ना, ये निर्णय नेता का होता है। और हर दल की अपनी विचारधारा होती है। सपा लोकदल के गठबंधन से मैं 22 का चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़ा। आदरणीय चौधरी जयंत जी ने मुझे मौका दिया। विचारधारा कभी नहीं बदलती। विचारधारा पे व्यक्ति या नेता अपनी विचारधारा पर स्टैंड करते हैं। आज निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन एनडीए के साथ है, हम एनडीए घटक दल हैं और एक मजबूत और महत्वपूर्ण घटक दल है। लेकिन बात रही विचारधारा। आज अगर हम देखें, हम चौधरी जयंत जी के जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयानों को देखें, उनके ट्वीट्स देखें, उनके सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस को देखें, तो वो आज भी अपनी विचारधारा पर स्टैंड करते हैं। चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी उसको लेकर चल रहे हैं। किसान की बात हो, युवा की हो, नौजवान की हो, दलित, वंचित, पिछड़े समाज की, इन सब जगह सामाजिक न्याय की जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, वही चौधरी चरण सिंह ने लड़ी। इसको समझने की और अध्ययन करने की आवश्यकता है। अच्छा, विचारधारा की बात कर रहे हैं, अक्सर कर ऐसा देखा जाता है नेताओं के अंदर। अगर मैं आपकी बात करूं, जब कभी आना होता है तो देखा जाता है कि 3 तस्वीर लगी हैं आपके यहाँ पर। अखिलेश यादव भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, मायावती जी भी हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि अक्सर कर जब नेता पार्टी बदल देता है तो तस्वीर भी बदल जाती है। मेरे हिसाब से तो सबका बड़ा व्यक्तिगत मामला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो मेरी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई और लंबे समय तक, लगभग 15 साल से ज्यादा मैंने बसपा में बिताए। और एक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म, एक समाज सेवा का प्लेटफॉर्म सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी था, तो हमें बोलना तो उसको भी नहीं चाहिए। उसके बाद 2020 में बीएसपी से हम निकल गए, बीएसपी ने मुझे बाहर कर दिया था। हम समाजवादी पार्टी में चले गए, लगभग 2-2.5 साल में समाजवादी पार्टी में रहा, 2.5 साल। गठबंधन सपा लोकदल का हो गया, सीट मेरी राष्ट्रीय लोकदल में चलेगी। दोनों नेताओं ने तय किया, चौधरी साहब ने तय किया, नहीं अनिल को लड़ाएंगे, तो मैं समाजवादी से राष्ट्रीय लोकदल में आ गया। इसे आप स्वार्थ नहीं कह सकते, सरकमस्टांसेस भी कह सकते हैं उसको, ऐसी परिस्थितियां हुई है। लेकिन ये सही बात है, देखो मेरे आवास पे, मेरे ऑफिस में बहन जी का फोटो भी लगा हुआ है, मेरे आवास में मेरा और अखिलेश जी का फोटो वो भी लगा हुआ है, और आज चौधरी जयंत जी का और मेरा फोटो है इकट्ठा, वो भी लगा हुआ है।
और बाकी जो हमारे नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, सभी का सम्मान है और यही हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, नारा तो यही है हमारा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। इसी से जुड़ा सवाल बाद में मैं आपसे करूंगा, लेकिन इससे पहले रालोद बीजेपी गठबंधन बहुत से लोगों को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि अगर देखा जाए गठबंधन से पहले आरोप प्रत्यारोप देखे जाते थे। क्या वाकई ये जनहित में था या समीकरण का हिस्सा आप से मानते हैं? नहीं देखो, जो भी कोई गठबंधन होता है वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के को बीच में रखे होता है, और आप ये समझ लो कि आप समय के अनुरूप मान लो उसको, लेकिन गठबंधन आप किसी से भी कर लो, मेन बात उसके होते विचारधारा। आप अपने विचारधारा पर स्टैंड रहिए। आपका जो कैडर है उसको ये लगना चाहिए कि आज हमारा नेता अपनी विचारधारा पर स्टैंड करता है। गठबंधन जरूर भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन हम लोग अपने विचार पर स्टैंड करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए नेताओं का तो गठबंधन हो जाता है, पार्टी का गठबंधन हो जाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनकी भावनाएं कहीं पिछड़ जाती है। नहीं देखो, जो असली कार्यकर्ता है, जो अपने नेता को नेता मानता है, वो अपने नेता के साथ चलता है। कोई भी इधर उधर नहीं। यदि मेरी आस्था मेरे नेता में है, ठीक, तो निश्चित रूप से मुझे अपने नेता के निर्णय को सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि हित उनको देखना है, गठबंधन हित उनको देखना है, अपनी पार्टी का हित उनको देखना है, अपने कार्यकर्ताओं का नेताओं का हित उनको देखना है। और हमने अपने सारे निर्णय अपने नेता में निहित कर रखे हैं। जो हमने अपने सारे निर्णय अपने नेता में निहित कर दिए, तो फिर अपना निर्णय कुछ नहीं है, जो नेता का निर्णय वही सबका निर्णय होना चाहिए। तो आप भी नेताजी के पीछे हैं। तो अब मैं अगर बात करूं, आप 3 बार विधायक रहे हैं गुरबाज से और हाल ही में कैबिनेट मंत्री हैं, तो इस दौरान आपने ऐसे 3 क्या काम किए हैं जिले के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, जिन्हें आप देखते हैं प्रमुख रूप से मैंने इस काम को किया? देखो, मेरी जो सीट है वो आरक्षित सीट है, और हमेशा जनपद में धारणा रहती है कि रिजर्व सीट है, आरक्षित लोग यहाँ से जीत कर आएंगे और पिछड़ी हुई सीट मानी जाती है। लेकिन मैं पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ। चरथावल किया, आज फुलकाजी हम लोग हैं, लगातार हर क्षेत्र में हम वहां काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बड़े काम वहां किए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किए, विकास कार्यों के रूप में बड़े बड़े काम किए हैं। आज आप ये देख सकते हो, आज फुलकाजी विधानसभा में अगर जाओगे, आज 6 विधानसभा में है, मैं ये नहीं कहूंगा सबसे टॉप है, लेकिन सबसे अच्छी विधानसभा फुलकाजी है आज तक। विकास के नाम हर दृष्टि से। चलिए बात करते हैं, अगर देखा जाए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपके पास है, तो इसमें क्या कुछ जिम्मेदारी संभालने के बाद आपने युवाओं छात्रों के लिए कोई क्या योजना है आपके इस मंत्रालय में? देखो, ये जो मेरे पास जो विभाग है ऐसे कैबिनेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने इसकी महत्ता आपको बताई भी है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सोच समझ के मुझे विभाग दिया, और मैं उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इस विभाग में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो काम इस विभाग में आज तक नहीं, कुछ जनपदों तक सीमित था। मुझे नहीं पता, मैं किसी को टिकट अपने नहीं करना चाहता जिन पे पहले विभाग रहा है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ने इंडिपेंडेंट रूप से मुझे विभाग दिया है, तो मैं इस विभाग में काम कर रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को स्पीड दे सकती है। प्रदेश की प्रगति को, प्रदेश की गति को अगर स्पीड देनी है, तो उसको टेक्निकल रूप से हमें मजबूत करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से साइंस से जुड़े बच्चे हैं, जो विज्ञान से जुड़े, हमारे विज्ञान से जुड़े जो बच्चे हैं, उसमें उन्हें हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी के विषय में अधिक जानकारी ले सकते हैं, वो सब चीज पर हम लोग काम करते हैं। अनेकों हमारे विभाग में योजना है, फेलोशिप भी, हम जो साइंस से जुड़े बच्चे हैं उनको फेलोशिप भी देते हैं। और ब्रह्मांड में क्या होता है, क्या गतिविधियां होती हैं, उसके लिए हम नक्षत्रशालाओं का निर्माण करते हैं, साइंस पार्क का हम लोग निर्माण करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में 3 ही जगह नक्षत्रशाला और साइंस पार्क थी, गोरखपुर में, और एक रामपुर में नक्षत्रशाला है, एक अभी लखनऊ में, वो बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने मुरादाबाद, बरेली, बांदा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर भी है, मुजफ्फरनगर में हम बनवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो अधिक से अधिक जगह इसका प्रचार प्रसार हम लोग
कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को, हमारे साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। मेरा अगला सवाल आपसे यही है, अगर बात करें हाल ही में मुजफ्फरनगर की धरती के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को एक दर्जा मिला है ऑटोनोमस का। तो आप क्या कुछ श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, क्या कुछ टेक्निक हमारे इस कॉलेज के लिए होगी उसमें आपके मंत्रालय? मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा, ऑटोनोमस बॉडी का जो आपको खिताब मिला इसके लिए बधाई देता हूँ पूरे श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, और विशेषकर जो अपने यहाँ डायरेक्टर हैं और उनको बधाई दूंगा। और देखो, श्री राम ग्रुप का जो कॉलेज है आज एक शहर की प्रतिष्ठित संस्था है। ज्यादातर आज की तारीख में अगर हम देखें तो मुजफ्फरनगर में श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज का नाम है, तो ये बड़ी बात होती है। एक किसी कॉलेज का को क्रेडिबिलिटी बढ़ना, जनता के बीच में उसकी आवाज होना, एक बड़ी बात होती है। ये आज मुजफ्फरनगर में कॉलेज का नाम है, बड़ी बात। तो कुछ होगा हमारे टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? निश्चित रूप से मैंने एक दिन, मैं जब पहले आया था तो मैंने कहा था कि प्रस्ताव बना के दीजिए आप हमारे विभाग के लिए, हम मदद करेंगे। चलिए एक बार फिर चलते हैं जनता के बीच, जनता से सवाल ले लेते हैं। उधर से हाथ उठ रहा है। सर, आई हुरैन खान फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ। और सर, मेरा ये सवाल है, जैसे कि आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि हमने देखा मेरठ में ड्रम वाला केस हुआ, फिर उसके बाद सर ये हुआ कि अपने पति को मार दिया सांप से डसवाकर। तो सर, जैसे कि सरकार ने महिलाओं के लिए महिला आयोग दे रखा है, तो सर क्या पुरुषों के लिए भी कोई पुरुष आयोग होना चाहिए? सवाल पुरुष को आयोग की जरूरत नहीं है। सवाल पुरुष को अपना आप समाज में डोमिनेट होता है, लेकिन जो घटनाएं हो रही है समाज में निश्चित रूप से चिंता का विषय। और मैं ये समझता हूँ, ये जो घटनाएं घट रही है, देखो आजकल जैसे जैसे युग जो है, जो आज का जो युग है वो टेक्निकल डिजिटल हो रहा है बहुत ज्यादा। हम लोग टेक्निकल डिजिटल ज्यादा हो गए। जो हमारे बीच में, जो हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आने चाहिए, वो शायद हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छी संस्कृति हमारे देश की है, वो हमारे बच्चों को उससे भी हमें अवगत कराना चाहिए। हमारे बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर हम उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो ये घटनाएं नहीं बढ़ेगी। अगर अच्छे संस्कार हम बच्चों को देंगे तो निश्चित रूप से घटनाएं कम हो जाएंगी। इसका यही शब्द है, सरकार संस्कार बहुत बड़ी चीज है। एक सवाल और सवाल। सबसे पहले तो श्री राम ग्रुप कॉलेज और MS गौर भाई को इतने सुंदर कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं विशाल सिंह, गांव रामपुर से। सहारनपुर जो देवबंद विधानसभा के गांव है, लगभग 10 किलोमीटर तक टोल टैक्स मुक्त है, और जो कुरकाजी विधानसभा के गांव है में मात्र 3 किलोमीटर के दायरे से आगे टोल टैक्स मुक्त नहीं है। और अगर हम बात करें छपार टोल की, तो छपार टोल पर भी जैसे सिसोना था, आपका बामानेरी थे, बागोवाली थे, वे पूर्व में टोल टैक्स मुक्त थे, परंतु अब हटा दिए गए। ये गांव पहले टोल मुक्त थे, जैसा आपने बताया, मुझे जानकारी, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र गाँव है। लेकिन अगर हमें अच्छी सड़क चाहिए और हम स्पीड देना चाहते हैं ना, तो अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग तो चाहिए, उसके लिए टोल भी हमें देना चाहिए। झगड़ा रैंडम हो जाता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन झगड़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। दूसरी बात, जो गांव अब नहीं है टोल मुक्त, मैंने उसमें हमारे मुख्यमंत्री से वार्ता की थी। 10 किलोमीटर के दायरे में सभी गांव टोल मुक्त होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। ये विद्यार्थी है, शायद मलेरा भी, कई गांव है उसमें जो अभी नहीं है, वो हो जाएगा, मैंने मेरी जानकारी में। चलते हैं सवालों की ओर। वक्त था, आप विधायक थे, और कहा जाता है कि जब कोई नेता या विधायक मंत्री बन जाता है तो जमीन से हट जाता है।
जनता से नहीं मिलता, तो आज भी क्या लोगों को ऐसा महसूस देता है कि हमारे अनिल विधायक वही विधायक जो पहले थे? मेरा अस्तित्व जो भी कुछ है वो जमीन से ही, मेरा और कुछ नहीं है। जो भी है लोगों से है, इन्हीं का प्यार है जिस वजह से मैं आज यहाँ बैठा। ना मैं इनसे अलग हो सकता या ना मुझसे अलग हो सकते। जन्म जन्म का साथ निभाने का साथ। चलिए चलते हैं। आज भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है, आरोप है आप पर कि अनिल कुमार अवसरवादी राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे इस तरह? नहीं, अवसरवादी आप लोग कह सकते हो, ये अवसरवादी नहीं है। देखो, जब हम लोगों ने बीएसपी से राजनीति स्टार्ट की और जब स्टार्ट की थी उस समय तो ये सोचा था कि बीएसपी में ही राजनीति खत्म करें, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बहुजन समाज पार्टी आज कमजोर स्थिति में है, उनका अपना काम है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक पार्टी ने जब हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया तो फिर रास्ता हमें कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। तो रास्ता चुनने के बाद में सही रास्ते का चुनाव हो जाए, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जनता का फीडबैक भी होता है, अपना विवेक भी होता है, सबसे बड़ा बात होता है दिल। जो दिल कहे वो काम करना चाहिए, मैं वही काम करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। तो आपका दिल इतना कनेक्ट है जनता से कि जैसा आपका दिल चाहेगा जनता का वैसा चाहेगा। मेरा भी दिल ही है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा। अच्छा, अगर देखा जाए राजनीतिक में इतने बदलाव से कभी ऐसा लगा कि कहीं छवि पर असर पड़ा? नहीं, छवि पर देखो असर तब पड़ता है यदि आप किसी स्वार्थवश जाए। देखो, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आपका जुड़ाव जनता से और जनता से फीडबैक की लगातार बात भी होती है, उसी हिसाब से आपको निर्णय करने चाहिए। और जो हमने निर्णय किए वो जनता से पूछे किए, अपने क्षेत्र के लोगों से पूछ के किए हैं। और जब कोई निर्णय क्षेत्र के लोगों से आप पूछे करोगे तो निश्चित रूप से उस निर्णय में आप बहाल हो। तो लोगों का आशीर्वाद रहा। अब जनता के बीच से सवाल ले लेते हैं, फिर चलते हैं रैपिड फायर की ओर। काफी सारे हाथ उठ गए हैं, काफी सारे सवाल। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, यहाँ ज्यादातर लोग पुरकाजी विधानसभा से आए हुए हैं और आप भी लगातार 3 बार वहां से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री बने, आपको बधाई। ऐसे 3 बड़ी बातें पुरकाजी क्षेत्र के विकास को लेकर जो आपके मन में है, हम सब की ओर से सवाल है, क्या ऐसा आपके मन में कौन से 3 विकास के सवाल है जो पुरकाजी के अंदर मील का पत्थर साबित हो? देखो, जब आप सरकार सत्ता में होते हो या किसी पद पे होते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन हर विधानसभा की कुछ प्रमुख बातें होती है, कुछ प्रमुख समस्याएं होती है। मेरी विधानसभा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए सालों साल से लोग संघर्ष करते हैं। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में खादर क्षेत्र पड़ता है, पुरकाजी विधानसभा। उत्तराखंड के पहाड़ियों से सलोने नदी आती है और जब बरसात का समय होता है तो बड़ी तबाही आती है, जान माल नुकसान होता है, सड़कें टूट जाती हैं और लगभग 50-60 साल से लोग उसके लिए वहां बांध के लिए संघर्ष करते। मैं भी प्रयासरत था, 15-20 साल से मैं भी लग रहा था कि हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो इस बार बजट आया है 25-26 का, उस बजट में उन्होंने बांध बनाने के लिए पैसे की स्वीकृति की है। 37 करोड़ रुपए उसके लिए जारी हो रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की थी। दूसरा, हमारे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि पुरकाजी को एक तहसील का दर्जा दिया। ये मांग भी सालों साल से और मांग सही है, गलत मांग नहीं है, सही मांग है। क्योंकि सबसे बड़ी तहसील जनपद में सदर तहसील है जिसमें 273 गांव, 100 गांव पे तहसीलें हैं, इसमें 273 गांव है। सबसे आखिरी गांव बड़ीवाड़ा पड़ता है। बड़ीवाड़े से अगर आप तहसील के हेडक्वार्टर पाओ तो आपका पूरा दिन लग जाता है आने में। तो निश्चित रूप से लोगों की भावना है तहसील बने। उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि हमारे इस तहसील के 2 भाग हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। और शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने काम कर ही रहे हैं, जो भी हमारे सुझाव और जो मार्गदर्शन लोगों को प्राप्त होते हैं उस पर। माननीय मंत्री जी, कन्ना सोसाइटी की कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी में गई, वो आपने बताया था हमें, क्या मैं छोटी भी होंगी और कब तक में बढ़ जाएंगी? सवाल, वो सड़कें सारी बढ़ने जा रही हैं। कुछ सड़कें
पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हो गई थी, और जो ये नया बजट आया 25-26 वाला, उस सड़कें हमने सभी प्रस्ताव दे दिए, बाकी जो शेष सड़कें हैं सब स्वीकृत। अगला सवाल। माननीय मंत्री जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं पुरकाजी से बिलोंग करता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बहुजन में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहे, क्या कौन से ऐसा प्यार है, ऐसा कौन सा जादू है कि 60% मुस्लिम पे आपसे जुड़ा हुआ है? बड़ा सवाल। ऐसा क्या खूबी है कि 60% मुस्लिम समुदाय आपसे जुड़ा है? मैं सबके लिए काम करता हूँ। वोट निश्चित रूप से कोई लिमिटेड लोग देते हैं, ये बात अलग है। सभी दल चुनाव लड़ते हैं, कोई किसी दल को वोट देता है, कोई किसी दल को, लेकिन बनने के बाद में जो आदमी व्यक्ति बढ़ता है उसको जिम्मेदारी सबके लिए निभानी चाहिए। और मैं उसी परिपाटी में, उसी पुलिस में चलता हूँ। मैं किसी भी दल से बना हूँ, बीएसपी से बना तब भी मैंने सर्व समाज के लिए काम किया, और आज राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से बना हूँ तो भी मैंने सर्व समाज के लिए काम करता हूँ। और आज भी सपा लोकदल गठबंधन है, मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे बढ़-चढ़ के वोट दिया था, 100% वोट दिया था। लेकिन मैं आज एनडीए गठबंधन हम लोग शामिल हैं। आज भी सबके दुख में सुख में कोई भी मामला हो, हर विषय पे मैं लोगों को शामिल रहता हूँ। उनकी जो समस्या है, उनकी जो बातें हैं, उन्हें अपनी समस्या और अपनी बात मान को हल करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे आवास पर आता है या मेरे लखनऊ ऑफिस पर आता है, उनकी जो भी समस्या है उनको हल करने की कोशिश करता हूँ। और अभी भी कुछ हमारे मुस्लिम भाई के दिमाग में बात आती है कई बार कि मंत्री जी तो अब बीजेपी गठबंधन चलेंगे, लेकिन मैं अभी भी हिंदू समाज में जो अंत्येष्टि होती है वो शाम के 6 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में एक तरह से नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज में जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, वो रात को होता है। मैंने अभी बगैर मांगे, बगैर मुस्लिम समाज के डिमांड करे 75 से 80 हाई मास्क लाइट मैंने कब्रिस्तान में लगवाई। हर गाँव किसी ने मुझे मांगी नहीं, लेकिन मुझे जानकारी है कि इसकी जरूरत है, और जो भी बात मेरे सामने आती रहती है तो करता रहता हूँ। ये लोगों का प्रेम है भाई। सबसे पहले तो श्री राम कॉलेज को मैं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस भारत में, हिंदुस्तान में हर मुस्लिम, हर भारत का हिंदू, हर नागरिक आज एक बात पूछना चाहता है, आतंकवादियों की कमर कब तोड़ेगी ये सरकार? देश मांग कर रहा है। कब होगा? देखो, निश्चित रूप से बड़ा सवाल है, और देश की सीमा सुरक्षा का सवाल। इस बात को अनिल कुमार नहीं कहते, मैं नहीं कह रहा इस बात को। जब से एनडीए की सरकार आई और देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि देश की सीमाएं मजबूत हुई है, सुरक्षित हुई है। कुछ घटनाएं घटी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन पुलवामा एक घटना पहले घटी थी और सरकार ने उसमें जबरदस्त कार्रवाई की। अभी पहलगांव में घटना हुई है, जो हमारे पर्यटक थे, आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, 26 लोगों उसमें जान गए। निश्चित रूप से दुखद विषय है, दुख का विषय है, और सरकार उसमें मजबूत और ठोस कदम उठा रही है। जो लोग इस देश के लोग जो चाह रहे हैं ना, जो जनता चाहती है, निश्चित रूप से सरकार वही कदम। पहले तो मैं MS गौड़ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, श्री राम कॉलेज के चेयरमैन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर जनता की अदालत चलाने का काम किया और अपनी बात कहने का मौका दिया सबको। फिर मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आज के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अभी हम लोग, भाई साहब ने बात करी शिक्षा की, एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं। सहारनपुर मंडल के अंदर महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी बनी, आपके संज्ञान में होगा। तो छात्र लगातार यूनिवर्सिटी से पीड़ित है। जो हम लोगों की नई शिक्षा नीति आई है NEP के अंदर छात्रों से फीस ली जा रही है
से प्रोजेक्ट फीस, और हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। जो यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार रिजल्ट के नाम पर छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पे क्या हो रहे हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर छात्र हैं उनसे पार्किंग का अवैध चार्ज लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो छात्र पढ़ रहे हैं उन पे ट्रांसपोर्टेशन आज तक फ्री क्यों नहीं कराया है सरकार ने। भाई ने छात्र ने अवगत कराया है। कुछ बातें जो हमारे समक्ष आती है, निश्चित रूप से हम संबंधित मिनिस्टर से बात करके उनका समाधान भी कराते हैं। और जो बातें आपने मुझे बताई हैं, इसका एक प्रतिवेदन आप मुझे लिखित रूप में जरूर देना, मैं से बात करूंगा। माननीय मंत्री जी द्वारा हमारे यहाँ ग्राम मुस्तफाबाद में एक रास्ते का निर्माण कराया गया, जो रास्ता पिछले 40 वर्षों से लंबित था और 5 और 6 गांव उससे बहुत परेशान थे। तो माननीय मंत्री जी द्वारा उसका निस्तारण आपसी सहमति द्वारा और मुकदमे हटवा कर कराया गया। मैं माननीय मंत्री जी का उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और माननीय मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो शहीद विकास सिंह सिंगल मार्ग है उसके निर्माण कार्य के लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूं जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद। मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ, कुछ सड़कें, कुछ मार्ग, कुछ अपनी समस्याएं लोग मुझे अवगत कराते हैं, मैं नोट करता हूँ। कुछ चीज मेरी आदत है, मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ, और मैं क्षेत्र में घूमने वाला व्यक्ति हूँ, तो लगातार नोटिंग करता रहता हूँ कि यार ये सड़क खराब है, किसी ने बताया नहीं, इसको नोट करो, उसकी लिखा पढ़ी कर देता हूँ। इनके गांव का जो वाद विवाद था वो 40-50 साल पुराना था, और उसे मैंने सहमति से बैठकर, जो आज तक कोई निपटवा नहीं बस मामले, उस मामले को हमने निपटाने का काम है। तो गाँव वालों का बड़ा सहयोग रहा। दोनों पार्टी उसमें अड़ रही थी, दोनों चाहती नहीं थी फैसला हो उसका। पानी में तो चलना मंजूर था, लेकिन फैसला करना मंजूर नहीं था। लेकिन मैंने दोनों पार्टियों को बिठा, समझा, मेरी बात उन्होंने मानी। मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ इस मंच से, और एक बड़ा समाधान हुआ, बहुत बड़ा समाधान इस गाँव में हुआ। अगले रास्ते की मांग भी थी इनकी। मांग वो शहीद सिंगल शहीद हुआ था, उसके कुछ घोषणाएं उस समय हुई थी। उस समय मैं तो पहले नहीं था, प्रमोद जी थे, और उसके विषय मुझे बताना, मैं उसमें कोशिश करता हूँ। इस प्रोग्राम के करवाने का बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, जज साहब का। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, ये सरकार ने, किसान एक गरीब भी है, बड़ा भी है। एक आदमी किसान हजारों लाखों रुपए, कई लाख रुपए लेकर ट्रैक्टर खरीद सकता है। कोई किसान लाख, 2 लाख में या 1.5 लाख में या लाख में खरीद सकता है। जो सरकार ने ये प्रस्ताव किया है कि 10 साल के किसानों के ट्रैक्टर बंद कर देने चाहिए, इस पे थोड़ा सा विचार करो कि जो गरीब से गरीब किसान है वो भी खेती कर सके। यदि ये काम हो गया तो गरीब किसान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना ये खेती कर सकेगा। जहाँ आप ये इलाके का विकास कर रहे हो, इस करके आप सरकार में इसका मुद्दा भी आप जरूर रखें। विषय अपना किसानों से जुड़ा रखा है, ट्रैक्टर का। निश्चित रूप से इस विषय को मैं गलत नहीं मानता, ऐसा होना चाहिए। एक तो हमारा जनपद एनसीआर में, और कुछ दिक्कत परेशानियां हैं, लेकिन आपकी बात जो आप कह रहे हो, इन बातों को लगातार सरकार के प्लेटफॉर्म पर हम लोग रखते हैं, और ये बातें अभी पब्लिक डोमेन में है कि ट्रैक्टर बंद हो रहा है। किसी ट्रैक्टर को किसी को रोका तो नहीं आज तक, ना कोई रोकने का। तो अब चलते हैं रैपिड फायर की ओर। काफी सारे सवाल जनता के थे। अब सवाल ये है, विधायक आप पुरकाशी के रह चुके कैबिनेट मंत्री, आप हाल ही में अगले लक्ष्य जो आपका है, क्या लक्ष्य रहने वाला है? मैं जाऊं एंड करूं बस। चलिए, अच्छा 2007 में विधायक, 2012 में विधायक, 2022 में विधायक, 2027 में लखनऊ विधानसभा पुरकाशी से, या फिर 2029 में बिजनौर लोकसभा से दिल्ली की ओर जाने का इरादा? मैं यूपी में ठीक, यूपी में ही रहना। चलिए, एक सवाल आपसे पर्सनल कर लेते हैं। घर में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अपने आप से। मुझे ये लगता है अपने आप से, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। अपने आप से डरते? अपने आप से डरता हूँ, मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, किसी व्यक्ति का जाने अनजाने में कोई अहित ना हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस व्यक्ति को मदद की जरूरत है उसकी मदद मेरे हाथों से हो, ऊपर वाला मुझसे कोई गलत काम ना करवाए।
अच्छा, अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री है, तो क्या अनिल कुमार कभी अनिल कपूर वाले रोल में भी आ सकता है? वो तो है उस रोल उसी रोल में चल रोल में चल। अच्छा, आपको क्या लगता है नेता में सबसे जरूरी गुण भाषण, ईमानदारी या सोशल मीडिया? ये सभी होने, देखो ये जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म होता है, ये समाज सेवा का प्लेटफॉर्म होता है, ये कमाई धंधे का प्लेटफॉर्म नहीं होता। और निश्चित रूप से जब से मैं इस सार्वजनिक जीवन में आया, मैंने ईमानदारी निष्ठा से काम किया है। क्षेत्र छोड़ो, कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि अनिल कुमार ने किसी से 1 रुपए का सवाल किया। मैं निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता हूँ, निस्वार्थ भाव से। जो एक समाज सेवा की जो डेफिनेशन होती है, उसी पर मैं चलने का काम करता हूँ, और उसी का परिणाम है कि आज आप तीसरी बार MLA हो और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। चौधरी साहब का आशीर्वाद रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है निश्चित रूप से। और जो जिम्मेदारी उन्होंने दी मुझे, चाहे वो संगठन की हो, पार्टी की हो, सरकार की हो या मेरे क्षेत्र की हो, परिवार जरूर मेरा पीछे छूट रहा। मुझे पता नहीं रहता मेरे परिवार में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया, मैं ज्यादा उनके बारे में जानता हूँ, अपने परिवार के बारे में कम सोचता हूँ। इस बात की शिकायतें निश्चित रूप से घर में रहती है। अच्छा, ऐसी कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा वादे तो करती है पर निभाती नहीं? देखो, सबके आप अपनी जगह सब ठीक है। जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है, जब प्रदेश की जनता किसी को जिम्मेदारी देती है, वो भी अपने हिसाब से सही काम करता है। इसमें मैं क्या कहूँ ज्यादा। अच्छा, अभी जब तस्वीर की बात चल रही थी, मैंने कहा था कि मैं सवाल बाद में करूंगा। अखिलेश यादव, मायावती जी, जयंत चौधरी, तीनों में अच्छे नेता कौन? सब ठीक है, मैं सब जगह रहा, सभी ठीक रहे। एक बात है, नेता कोई गलत नहीं होता। मैं जब BSP में रहा तो वहां ईमानदारी निष्ठा से काम किया मैंने। जब सपा में रहा 2-2.5 साल, मैंने वहां भी सपा को सींचने का काम करा, वहां भी ईमानदारी निष्ठा से काम करा। आज मैं NDA गठबंधन में हूँ, आदरणीय चौधरी जयंत जी के साथ हूँ। आज मैं उनके साथ ईमानदारी निष्ठा से उनके साथ खड़ा हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनके दल को मजबूती मिले, कोशिश करता हूँ कि दल के साथ लोग जुड़े, मेरी पूरी कोशिश रहती है, और उसके लिए लगातार मैं वर्क भी करूँ। अच्छा, अगर अगली पार्टी कोई ज्वाइन करनी पड़े तो कौन सी पार्टी आ गई? अब क्या जो बसपा में आ गए, लोकदल में आ गए, समाजवादी पार्टी में आ गए, आगे भी कोई इरादा है? अब पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बची नहीं, लेकिन अब देखो मेरे पास सबसे ज्यादा मुफीद पार्टी जो मुझे लगती थी BSP लगती थी उस समय, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल मेरे लिए मुफीद है, अच्छी लगती है, अच्छा नेतृत्व है, नेता का प्यार मिलता है, और यही बड़ी बात होती है। और अब तो बस यही है, यही भगाओगे तो बात अलग है, नहीं तो यही ठान ली के यही जमा रहना। मैं एक फीडबैक हमारे इस शो के बारे में आप मंत्री से चाहूंगा कि जनता की अदालत को लेकर आप क्या कहना चाहें? निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और शहजाद भाई आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। एक जनपद के लोगों को एक ऐसा मंच दिया है, कई बार कुछ बातें हम लोगों से छूट जाती हैं, शासन से छूट जाती हैं, प्रशासन से छूट जाती हैं, वो एक इस मंच के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो मेरे जिन बातों से मैं भी अनभिज्ञ था, तो बात इस मंच के माध्यम से आई है, और हमारा उद्देश्य यही है। सरकार कोई भी हो, समाज सेवा में कोई भी हो, उनका उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक लोगों का काम हो जाए, अधिक से अधिक लोगों की मदद हो जाए। तो ये आपने अच्छा मंच दिया है, मैं तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरी कामना है ये आपका जो मंच है और आगे प्रोग्रेस करे, बड़ा मंच बने। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत आपने की है, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस बात की। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, प्रकाश से 3 बार के विधायक। सवालों की बौछार हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन अब वक्त हो चला है उस फैसले की घड़ी का जिसका इंतजार है। आज की इस जनता की अदालत में जज की भूमिका निभा रहे हैं हमारे मार्गदर्शन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर श्री कुलश्रेष्ठ। अदालत ने कार्रवाई सुनी, गवाहों को सुना, वकीलों को सुना,
श्री अनिल कुमार जी को पाया कि ये जमीन से जुड़े हुए धरती पुत्र हैं। इनका और जनता का दिल एक है, यहाँ जनता की भावनाओं से पता चला। इनका ये कहना कि मुझसे जनता अलग नहीं हो सकती और मैं जनता से अलग नहीं हो सकता, ये इनका जनता के प्रति अनुराग है और जनता का इनके प्रति अनुराग है। ये एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पार्टी बदली, चाहे उस समय का परिवेश कुछ भी रहा हो, जनता ने इन्हें नहीं छोड़ा। तो इनका कद उस समय पार्टी से बढ़ा रहा है कि पार्टी बदलने के बाद भी जनता ने इनको चाहा है, और एक सफल नेतृत्व वही है जिसके पीछे जनता दीवानी हो, ऐसे अनिल कुमार जी हैं। ये बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और सर्व समाज का ख्याल रखते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी राजनीतिक दल में रहते हुए सभी धर्म समुदायों के वोट मिलते हैं। यहाँ मुस्लिम पक्ष की भी इनके प्रति भावना इस अदालत ने सुनी। ये बड़े साइंटिफिक ढंग से काम करते हैं और इन्होंने जैसा कहा कि मैं जनता से फीडबैक लेकर अपने विचारों और अपने कार्यों को ठीक करता रहता हूं। एक कुशल राजनेता की यह पहचान है। आप आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के भी बहुत करीब हैं और उनके सहयोग से, उनके निर्णय से अपने क्षेत्र में अनेक योजनाएं ला रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसा है जो हर राजनेता नहीं लेना चाहता। उसके पीछे यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कार्यक्रम कैसे चलाने हैं, उनकी गहराई समझना हर राजनेता की बस की बात नहीं होती है। इन्होंने इस विभाग को एक चैलेंज के रूप में ग्रहण किया और ग्रहण ही नहीं किया, इस विभाग में व्यापक परिवर्तन लाए हैं, अनेक विकास योजनाएं लाए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 नक्षत्रशाला थी, इनके काल में अभी तक 7 नक्षत्रशाला और खोल दी गई हैं और ये इनका अपने क्षेत्र के लिए लगाव है कि मुजफ्फरनगर धनी है कि एक नक्षत्रशाला मुजफ्फरनगर में भी इनके द्वारा खोली जा रही है। इसके अतिरिक्त साइंस पार्क, जुरासिक पार्क जैसी योजनाएं भी मुजफ्फरनगर में शीघ्र ही लागू करेंगे, ऐसा इनसे ये अदालत उम्मीद करती है। ये आज इन्होंने वचन दिया है कि श्री राम कॉलेज में भी एक साइंस सेंटर खोलेंगे। उसके लिए ये अदालत इनकी प्रशंसा करती है। जनता के सवालों का बेहद तत्परता से बेबाक जवाब दिया, जो इनको ये दर्शाता है कि ये राजनीति में कितने घुले मिले हैं। ऐसे सवाल भी गवाहों ने पूछे जिनका जवाब देना कठिन था, पर उन सवालों का इन्होंने बड़ी कुशलता से सारगर्भक उत्तर दिया है। क्षेत्र में घूम घूम कर समस्याओं को खुद देखते हैं, उनका निपटारा करते हैं। एक गवाह ने जब अपने क्षेत्र का बताया कि वो निर्णय नहीं हो रहा था, इनके द्वारा दोनों पक्षों का निर्णय कराया जाना यह दर्शाता है कि इनकी जनता पर बहुत पकड़ है, लोग इनका कहना मानते हैं। अदालत ने सभी गवाहों को सुना, उनके बयानों का संज्ञान लिया और इस आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, अतः इनको बाइज्जत बरी करती है और इनको
ये हिदायत देती है कि और मेहनत से जनता के दिलों में राज करेंगे और प्रदेश की और देश की राजनीति में उत्थान करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये हिदायत देती है। अदालत एडजॉर्न होती है। धन्यवाद।